Dr. Raja Singla. Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, everyone, in the late evening hours. Myself, Dr. Raja Singla. I am thankful to Vishwa Ayurved Parishad, Punjab. I am thankful to Dr. Baldev Kumar Dhiman, Vice Chancellor Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra, Vice President Vishwa Ayurved Parishad, Dr. Ashwini Bhargav ji, Dr. Ram Tirth Sharma ji, Dr. Goyal ji, Dr. S.D. Pandey sir, Dr. Madhurima Bhargav ji, Dr. Baldev Kumar Bagga ji, and today's program coordinator Dr. Piyush. Today's topic is, am I audible? Yeah. Today's topic is assessing Parkinson disease clinically through Ayurveda. आज के लेक्चर में हम बेसिकली पार्किंसन के सारे एस्पेक्ट्स लेंगे थ्रू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, थ्रू आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्लिनिकली। आज के टॉपिक में मॉडर्न पॉइंट से हम इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल सिम्टम्स, कुछ पार्किंसन की थ्योरीज़ जैसे डोपामाइन थ्योरी, नॉन एपिनेफ्रिन थ्योरी, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस जो हम ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं पार्किंसन को डायग्नोज करने के लिए। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो हम मॉडर्न पॉइंट से पार्किंसन को ले रहे हैं उसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ उसको आयुर्वेदा से पूरा क्लियर करूँ। अगर मैं पार्किंसन बोलते हुए आपको ट्रेमर बोल रहा हूँ तो मैं उसको कंप से कोरिलेट करूँगा। अगर मैं ब्रैडिकाइनेसिया बोल रहा हूँ तो मैं चेस्टा संघ से कोरिलेट करूँगा। अगर मैं रिजिडिटी बोल रहा हूँ तो मैं उसको स्तंभ से कोरिलेट करूँगा। हम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से कंपवात, कहाँ कहाँ कंप एज ए सिम्टम आया है हर संहिताओं में, आयुर्वेद से संप्राप्ति घटक क्या हैं, संप्राप्ति घटक बनने के बाद संप्राप्ति विघटन किस तरह से करनी है हमें, हर तरह से दीपन, पाचन, शमन, शोधन, चिकित्सा, बट सारा कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्किंसन है क्या। पार्किंसन डिसीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम। ये बहुत बड़ी टर्म है कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम। प्रोग्रेसिव वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रगतिशील ढंग से डीजनरेशन होना, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ों की इम्पेयरमेंट होती है जब जब पार्किंसन डिसीज़ आगे प्रोग्रेशन रूप में अपने आता है। जैसे मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे जैसे पार्किंसन डिसीज़ आगे बढ़ता है तो मोटर स्किल्स ख़राब होती हैं, स्पीच ख़राब होती है और हायर मेंटल फंक्शंस ख़राब होते हैं। पार्किंसन डिसीज़ को हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंतर्गत लेते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे इसेंशियल ट्रेमर्स, आपका फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स, पार्किंसन डिसीज़, डिस्फोनिया, डिस्टोनिया, डिस्काइनेसिया, इसमें बहुत सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें पार्किंसन भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। पार्किंसन को समझने के लिए पार्किंसन ट्रायड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेके एंड तक पार्किंसन ट्रायड ही चलेगा। पार्किंसन ट्रायड को समझना है, पार्किंसन ट्रायड को ठीक करना है। पार्किंसन ट्रायड है ट्रेमर, ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी। इन तीन वर्ड्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर चीज़ को क्लिनिकल लेने की ट्राई करूँगा। आप ओपीडी में बैठे हैं, आप अपने चेयर पे बैठे हैं, साइड में एग्जामिनेशन स्टूल है, सामने से पेशेंट आपके ओपीडी में आ रहा है और जो पेशेंट है वो मास्क लाइक फेस है, उसका स्टूप्ड पोस्चर है, बेबी स्टेप्स हैं उसके, कंफ्यूजिंग स्टेप्स हैं, फेशियल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हैंड मूवमेंट्स बहुत स्लो हैं उसकी और माइल्ड ट्रेमर्स हैं उसके हाथ में। तो दूर से देख के ही आप पहचान सकते हो वेदर इट इज़ अ केस ऑफ अटैक्सिया और पार्किंसन डिसीज़।
तो मतलब 20% हमने उस चेयर पे बैठ कर पेशेंट से बात किए कि बगैर हमने डायग्नोसिस कर लिया, हमारी अगली प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न टूल्स को हमें ओपीडी में यूज़ करना। देखिए आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी भी साथ में यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट आपको बोल रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिसीज़, तो ही और शी सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिसीज़, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि वो कंपवात है, हम कंपवात हम उसको ट्रीट करेंगे, पर पेशेंट को कन्विंस करना कि आपको पार्किंसन डिसीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जानता है कि मुझे पार्किंसन डिसीज़ है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का, उसके दोनों हिप जॉइंट हैम्पर्ड हैं, बायलेटरल एवीएन है उसको, उसके पास एमआरआई की रिपोर्ट है, उसके पास वेनस डॉपलर की रिपोर्ट है। उसका जो वेनस डॉपलर है वो बताता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, हाइपोक्सिक हुआ है, दोनों उसके हिप जॉइंट बिल्कुल हैम्पर्ड हैं, और उसकी जो फ्यूमर नेक है वो बिल्कुल स्क्लेरोज्ड है, उसकी फ्यूमर नेक बिल्कुल स्क्लेरोज्ड है। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको बोलता है कि यू गो फॉर द हिप रिप्लेसमेंट। कहीं से उसको पता चलता है कि नहीं, मुझे एक आयुर्वेदा के ट्राई भी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग आयुर्वेदा को ट्राई के रूप में लेते हैं बहुत सारे लोग। तो पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आप मेरे एवीएन को ट्रीट कर सकते हो। द थिंग इज AVN, अस्थि मज्जागत वात मुझे पता है, मुझे उसको अस्थि मज्जागत वात से ट्रीट करना है, बोल के ट्रीट करना है, मुझे उसको बस्तियाँ देनी है, जो मर्जी देना है मुझे उसको, बट एट लास्ट उसको अस्थि मज्जागत वात बोल के ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसको AVN ही ट्रीट करके चाहिए, क्योंकि उसको अपनी हिप रिप्लेसमेंट से बचना है। पेशेंट आपके पास आता है, सायरेंजियोमाइलिया का पेशेंट आता है, उसको कैविटेशन बन गया है सर्वाइकल या लंबर स्पाइन के अंदर, उसको स्पाइन सर्जन ने बोला है कि आपको ऑपरेट करना है, नमनेस है उसकी बोथ लेग्स के अंदर, वो आपको बोलता है कि क्या आप सायरेंजियोमाइलिया ट्रीट कर सकते हो। मेरा इस सब बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को समझना क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस साथ में मॉडर्न टूल्स मीन्स रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लैब, इन सबको हमें साथ लेकर चलना है, एक परफेक्ट डायग्नोसिस बनाना है। उसके बाद हमें चिकित्सा प्रॉपर आयुर्वेद से करनी है। कोई ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस आपके पास आता है, उसको पता है कि मेरी फिफ्थ क्रेनियल नर्व हैम्पर्ड है, वहाँ पे वेनस लूप बना हुआ है, मुझे ऑपरेट के लिए जाना है, क्या आप मुझे ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट मैं उसको करूँगा कि कफ स्थान पे वात की वृद्धि हुई है, मुझे चिकित्सा उसी की देनी है। सायरेंजियोमाइलिया के अंदर मुझे मज्जा धातु में जल की वृद्धि हुई है, मज्जा धातु के अंदर कफ की वृद्धि हुई है, कफ स्थान पे कफ की वृद्धि हुई है, मुझे वहाँ पे चिकित्सा कफ की करनी है, कफर चिकित्सा करनी है, शोफर चिकित्सा करनी है, ये मेरे हाथ में है। बट मुझे कन्विंस उसको ये करना है कि आपका सायरेंजियोमाइलिया मैं ट्रीट कर सकता हूँ, मीन्स वर्ड इज सायरेंजियोमाइलिया। ओपीडी में पेशेंट आता है आपके पास, लो बैक एक लेके पेशेंट आता है आपके पास, तो आप अपनी चेयर पर बैठकर ही और साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आप उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह से लो बैक एक हुआ है, वेदर इट इज़ एक्यूट है या क्रोनिक है। आप क्वेश्चनिंग करो, 3 महीने के अंदर अंदर है तो वो एक्यूट है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो क्रोनिक है। अगर एक्यूट है वो ट्रोमेटिक है या नॉन ट्रोमेटिक है। अगर ट्रोमेटिक है तो उसको 3 चीज़ें हो सकती हैं, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, उसको फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा हो सकता है या स्पाज्म हो सकता है। नॉन ट्रोमेटिक है तो उसको ट्यूमर हो सकता है, पोर्ट स्पाइन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। अगर क्रोनिक की तरफ जाते हैं तो उसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, सीरोनेक्टिव स्पॉन्डियोआर्थराइटिस हो सकता है और आरे ऑफ स्पाइन हो सकता है। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर पेशेंट कटी शूल लेकर आ रहा है तो हर चीज़ की ट्रीटमेंट कटी बस्ती नहीं होती, हमें वहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेशेंट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का है, आप ओपीडी लेवल पे गेंसलिन्स टेस्ट, पंप हैंडल टेस्ट, कॉइन टेस्ट कीजिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कीजिए, उसको HLA-B27 टेस्ट लिख के दीजिए, एक MRI स्पाइन करवाइए, डायग्नोसिस आपका है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस।
आप वहाँ उसको आगे ट्रीट कीजिए प्योर आयुर्वेदा से, कुछ भी मॉडर्न यूज़ मत कीजिए, पर टूल्स मस्ट हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो सिर्फ ये बताने का मकसद इतना था कि मॉडर्न टूल्स यूज़ करके आप अपनी ओपीडी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप पेशेंट का विश्वास जीत सकते हैं, और आपके पास एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिस होती है कि पहले आपके पास ये फ्यूमर नेक स्क्लेरोस थी एवियन में, आज मैंने पंचतिक्त शीरबस्ती दी, रसपाचक द्रव्य दिए, रक्तपाचक द्रव्य दिए, 45 डेज़ का ट्रीटमेंट दिया, और फ्यूमर नेक जो पहले स्क्लेरोस थी अब स्क्लेरोस नहीं है, आपने उसको बचा लिया हिप रिप्लेसमेंट से। ये सारी चीज़ें हमने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में की हैं। हमने ये सारे सब पेशेंट ट्रीट किए हैं इस तरह के। बट मॉडर्न टूल्स साथ में यूज़ करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। तो क्लिनिकल जो इसके सिम्टम्स रहते हैं, फर्स्ट इज़ आपका ट्रेमर। ट्रेमर एक रिमार्केबल चीज़ है। इसमें आपको ट्रेमर देखना है। ट्रेमर स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होता है वो हैंड से स्टार्ट होता है। अगर हैंड रेस्टिंग पोस्चर में भी है तो वहाँ पे ट्रेमर्स आएंगे। मींस ऐसे आपका हाथ है और जो पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे वो रेस्टिंग में भी उसको ट्रेमर्स आएंगे। तो ये टिपिकल पिक्यूलियर पिक्चर है पार्किंसन डिसीज़ में ट्रेमर की, कि ट्रेमर मोस्टली हैंड्स में रहते हैं और रेस्टिंग में अगर हैंड है तब भी उसको ट्रेमर रहेगा। सेकंड चीज़ आता है ब्रेडिकाइनेसिया, मींस स्लोअर डाउन हो जाना। उसकी डेली रूटीन की सारी एक्टिविटीज़ स्लोअर डाउन हो जाती हैं। अगर वो सुबह उठ रहा है और शाम तक की जितनी एक्टिविटीज़ हैं सारी स्लोअर डाउन हो जाती हैं। उसको शर्ट पहनना है तो वो शर्ट नहीं पहन सकता, अगर उसको बटनिंग करना है वो प्रॉपर बटनिंग नहीं कर सकता शर्ट की, अगर उसको चलना है तो उसके हैंड प्रॉपर स्विंग नहीं करते, अगर उसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स बहुत ज़्यादा उसके रिजिड हो जाते हैं और वो प्रॉपर ढंग से चल नहीं पाता। मींस जो उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हैम्पर्ड हो जाती हैं। थर्ड वन इज़ रिजिडिटी। रिजिडिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर पिक्चर है इसमें, क्योंकि जब हम आयुर्वेद से चिकित्सा करेंगे, हम आवरण जन्य चिकित्सा और जब दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे, तो रिजिडिटी ही एक ऐसी चीज़ है कि हमें वो देखनी है। जब वो रिजिड कम हो जाएगा तब हम ट्रेमर पे काम करते हैं ठीक करने के लिए। तो रिजिडिटी समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो शरीर में कहीं की भी जो मसल्स हैं वो रिजिड होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे उसमें बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और मसल रिजिड होने के साथ साथ पेनफुल करैक्टर भी दिखाने लगती है। पेशेंट को पेन होने लगता है रूटीन एक्टिविटीज़ में, पेशेंट को ज़्यादा चल नहीं पाता और चलने में उसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। तो रिजिडिटी उसकी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसलिए डेफिनेशन में इसको कहा है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब हम आगे आते हैं। आप किसी गार्डन में जा रहे हैं, सुबह आप मान लीजिए मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, कोई आपका पड़ोसी या आपका फ्रेंड आपको वहाँ डेली मिलता है, तो वो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, स्माइलिंग और स्विंगिंग। अगर वो आपसे डेली मिल रहा है तो वो आपको स्माइल भी करेगा, उसका आई कोऑर्डिनेशन भी होगा और वो वॉक तो कर ही रहा है, उसके हाथ तो हिल ही रहे हैं। बट पार्किंसन डिसीज़ में ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लिंकिंग मतलब उसकी ब्लिंकिंग ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, उसकी आई वो ब्लिंक नहीं कर पाता, वो स्ट्रेट देखता रहता है। सेकंड है स्माइलिंग, वो मास्क लाइक फेस हो जाता है, वो एक ही तरह से देखता है, स्माइलिंग जैसी चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। तीसरा है उसके स्विंगिंग, मीन्स जो मैंने पहले ही बताया था, जो हैंड्स की मूवमेंट्स हैं वो स्टिफनेस की वजह से या फिर उसकी रिजिडिटी वजह से या ब्रेडिकाइनेसिया की वजह से वो धीरे धीरे उसका स्लोअर डाउन होने लगता है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर, जैसे मैंने बताया कि स्टूप्ड पोस्चर रहता है, मतलब जो उसकी ऊपर की स्पाइन रहती है, सर्वाइकल से लेकर थोरेसिक स्पाइन रहती है, वो हल्की सी झुक जाती है, इस तरह का कर्वेचर बन जाता है, इस तरह का कर्वेचर बन जाता है। तो स्टूप्ड स्पाइन रहती है बेसिकली, तो पेशेंट का स्टूप पोस्चर रहता है। तो इस तरह से ये सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं और सारे के सारे प्रोग्रेशन रूप में दिखाई देने लगते हैं। आगे जाके पेशेंट को पोलाइटली बोलता है पार्किंसन का पेशेंट, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत पोलाइट आदमी है, तो वो बहुत पोलाइटली बोलता है। उसके बाद वो मोनोटोन में चला जाता है, मोनोटोन के बाद वो कन्फ्यूजिंग स्टेज में आ जाता है,
फिर वो इरिटेट होने लगता है, फिर वो अवॉइड करने लगता है और लास्ट में वो कई बार अफोनिक हो जाता है। तो पेशेंट धीरे धीरे जो उसका वॉइस है या जो स्पीच है वो इस तरह का करैक्टर दिखाता है। फिर आता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेज में धीरे धीरे पेशेंट का डिमेंशिया की तरफ जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। डिमेंशिया की तरफ जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। ये भी उदान वायु का कार्य है। आगे हम ये सारा कुछ कोरिलेट करेंगे आपस में। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं पार्किंसन के, जो मैंने आपको बिल्कुल क्लिनिकली बताया। सिर्फ इतना ही देखना है। पेशेंट आपके सामने आया, हैंड रेस्टिंग में है, ट्रेमर हो रहा है, ट्रेमर क्लियर हो गया, उससे एक्टिविटी, शर्ट का बटन लगा पाता है, चलता कैसे, ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है। कौन सी मसल स्टिफ है, पेनफुल है बैक या हाथ पेनफुल है, चलते हुए पेन होता है, रिजिडिटी आ गया, कैसे बोल रहा है वो आप सुन सकते हैं, स्माइलिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है या मास्क लाइक है, वो वहाँ से क्लियर हो गया। स्पीच कैसी है वो आपने देख लिया और आप उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि इसको मेमोरी कैसी है। ये सारे क्लिनिकल सिम्टम्स बिल्कुल क्लिनिकली हैं, सिर्फ इतना ही देखना है और हमारा डायग्नोसिस 50% यहाँ तक हो जाता है। कुछ थ्योरीज़ हैं पार्किंसन डिसीज़ की। 3 तरह की थ्योरीज़ एक्टिव हैं, डोपामाइन थ्योरी, नॉन एपिनेफ्रिन थ्योरी और लुइस बॉडी थ्योरीज़। तो डोपामाइन, जैसे कि सब जानते हैं पार्किंसन आता है तो डोपामाइन, मतलब इसका ईटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी क्लियर नहीं है कि पार्किंसन डिसीज़ में डोपामाइन कम क्यों हो रहा है, या जो ब्रेन सेल्स डेड हुए हैं वो ब्रेन सेल्स डेड क्यों हो रहे हैं, और जो ब्रेन सेल्स डेड हुए हैं वहाँ से डोपामाइन सिक्रीट क्यों नहीं हो रहा। ये डोपामाइन थ्योरी है कि डोपामाइन की ब्रेन सेल्स जैसे जैसे पार्किंसन में डेड होने शुरू होते हैं तो वहाँ से डोपामाइन की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं और जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है। सेकंड आता है नॉन एपिनेफ्रिन थ्योरी। ये पार्किंसन डिसीज़ में आपके नर्व एंडिंग्स पे न्यूरल ट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब वो हर नॉर्मल आदमी के होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। पार्किंसन डिसीज़ में नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन स्लोअर डाउन होता है जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है और पेशेंट स्लगिश हो जाता है। पेशेंट स्लगिश हो जाता है, वहाँ से उसको ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया, ये सारे सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। डिमेंशिया में एक लुई बॉडी थ्योरी बड़ी फेमस हुई थी कि कुछ प्रोटीन क्लम्सिस ब्रेन में मिलते हैं डिमेंशिया की केसेस के अंदर। यही चीज़ कई थ्योरीज आई हैं जो कहती हैं कि पार्किंसन डिसीज़ के अंदर लुई बॉडीज़ मींस प्रोटीन क्लम्सिस आपके ब्रेन सेल्स में होते हैं जो ब्रेन के सेल्स के फंक्शंस को डिमिनिश करता है। बट इसके लिए भी कोई ऐसा कन्फर्मेटिव चीज़ नहीं आई है कि हाँ कि ये क्या फंक्शन डिमिनिश करता है और कितने प्रोटीन क्लम्सिस होने पे कितने फंक्शन डिमिनिश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर है। बट ये 3 थ्योरीज़ हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओपीडी में, ये आपको करना मस्ट है। ये करने के बाद आप अपना डायग्नोसिस 70% तक लेके जा सकते हैं और ओपीडी लेवल पर ही। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आता है रोमबर्ग्स टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। रोमबर्ग्स टेस्ट में पेशेंट को हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करते हैं, उसकी आइज़ बंद करवाते हैं और दोनों हाथ सामने ऐसे करने को बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि 10 तक गिनो। पेशेंट, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमें उसको 10 तक गिनने के लिए बोलना है, हमें साइड में 2 आदमी खड़े करने हैं, एक लेफ़्ट में, एक राइट में और एक पीछे भी, 3 खड़े कर लीजिए। अगर पेशेंट सेरिबेलर एटेक्सिया में है तो डेफिनेटली वो गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो रोमबर्ग टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट पार्किंसन डिसीज़ का है। बट पेशेंट को ट्रेमर्स हैं, अटैक्सिया है और आपका जो रोमबर्ग साइन है, रोमबर्ग साइन आपका नेगेटिव आ रहा है,
तो आपको समझना चाहिए पेशेंट सेरिब्रल एक्टेक्सिया में जा रहा है। क्लियर। सेकंड टेस्ट आता है टेंडम गेट। टेंडम गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली हर पार्किंसन के पेशेंट में, हर अटैक्सिक पेशेंट में हम ये टेंडम गेट करवाते हैं। टेंडम गेट में टो, पिछले पैर की टो पेशेंट के फ्रंट पैर की हील को लगातार टच होगी चलते हुए। अगर पेशेंट अटैक्सिक है और क्वेरी पार्किंसन है तो आप पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन पे चला के देखें। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पे पेशेंट चलेगा तो एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी क्लियर सी कि अगले पैर की हील पे पिछले पैर की टो टच हो रही है और वो जो उसका मैनर है चलने का वो इस तरह से एक ही पैटर्न है, तो वो क्लियर दिखाई देता है आपको। तो टेंडम गेट अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट पार्किंसन डिसीज़ का है। थर्ड आता है डिस्डोकाइनेजिया। ये टैपिंग है। पेशेंट को बोलना है या तो आप क्लैप कर लो, लगातार क्लैप करो। अगर पेशेंट को ट्रेमर्स हैं तो वो कभी भी क्लैप नहीं करेगा, वो उसके हाथ शिवर हैं तो वो ऐसे धीरे धीरे टैप करेगा। या उसको बोलो टेबल पे टैप करे, मान लीजिए टेबल टॉप है, उसको टेबल पे टैप करने के बोलना है, वो लगातार टेबल पे टैप नहीं करेगा। आप कर पा रहे हैं आराम से टैप, लेकिन पेशेंट जो पार्किंसन का पेशेंट है वो उसको टैप नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। तो दिस इज डिस्डोकाइनेजिया। डिस्डोकाइनेजिया इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। ठीक है। अगला आता है हील नी टेस्ट। एक पेशेंट को किसी भी लेग से अपोजिट डायरेक्शन में एक पैर की हील से दूसरे पेशेंट की नी को टच करने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट अटैक्सिया में है या पार्किंसन डिसीज का पेशेंट है वो कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा। एक टेस्ट होता है फिंगर नोज टेस्ट। इंडेक्स फिंगर से नोज को टच करना है लगातार 10 बार बोलिए, 1 2 3 4 5 6। जो पार्किंसन का पेशेंट होगा वो इसको बिल्कुल भी ऐसे सिंक्रोनाइज्ड मैनर में नहीं कर पाएगा। वो कभी हाथ उसका हिलेगा, वो अगर रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, ब्रैडिकाइनेसिया बहुत ज़्यादा है तो वो नाक तक फिंगर भी नहीं पहुँचा पाएगा। तो यहाँ से पार्किंसन डिसीज़ कंफर्म हो जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ है। कन्फर्मेटिव के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस। लैब इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि कोई एसोसिएटेड चीज़ तो नहीं है कि पार्किंसन की वजह से कि पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया में तो नहीं गया, पेशेंट आपका इसेंशियल हाइपरटेंशन में तो नहीं चला गया, पेशेंट आपका डायबिटिक तो नहीं है। तो ये सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं टू रूल आउट द अदर डिसीज़, नॉट पार्किंसन, बेसिकली टू रूल आउट द अदर डिसीज़। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज़ मस्ट। सिटी, एमआरआई, पेट। सिटी, एमआरआई, पेट। बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, सिटी पढ़ना, एमआरआई पढ़ना, पेट पढ़ना। बट मैं बोलता हूँ अगर आपको बढ़िया ओपीडी करनी है, अच्छा डायग्नोसिस करना है, डिफ़िकल्ट केसेस ट्रीट करने हैं, तो आपको सिटी, एमआरआई और पेट ये तीनों आपको आने मस्ट हैं। अगर आपको ऐसी डिसीज़ ट्रीट करनी है जो मॉडर्न वाले छोड़ देते हैं, ये पढ़ना मस्ट है। और इस मेरे ख्याल से इस लेक्चर में 4th ईयर के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हैं, तो स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेट करो। ईसीजी, एमआरआई, सीटी, पेट, नर्व कंडक्शन स्टडी, 2D को, इन सब को पढ़ना और समझना सीखो। आप पेशेंट जब एमआरआई लेके आता है तो उसकी रिपोर्ट को मत ढूंढो उसके अंदर से, आप उसकी फिल्म को अपने हाथ में उठाओ और फिल्म को हाथ में उठाओ और अपना डायग्नोसिस बताओ। और क्लिनिकली डायग्नोस करते हो और क्वेरी साइरेंजियोमाइलिया लिख के भेजते हो एमआरआई करने के लिए, तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो भी आपको मानता है कि हाँ डॉक्टर ने क्लिनिकली इसको डायग्नोस कर रखा है। ये चीज़ें प्रैक्टिस को अपलिफ्ट करने में, अपना मोरल बूस्ट करने में बहुत काम आती हैं। तो सिटी, एमआरआई और पेट ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी पीछे आई थी कि जो पेट स्कैन होता है वहाँ से हम डोपामिन लेवल को चेक कर सकते हैं।
बट ये इतना कुछ कामयाब नहीं हुआ कि डेंसिटी ऑफ डोपामाइन इन रिलेशन टू नर्व सेल्स, ऐसा देख के एक एजम्पशन करते हैं कि डोपामिन लेवल क्या रहेगा। अदरवाइज डोपामिन को ऐसे एसेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। तो यहाँ से मॉडर्न एस्पेक्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि हमने अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लिया है कि दिस इज़ अ केस ऑफ पार्किंसन डिसीज़। अब असली कार्यक्रम शुरू होता है। अगर वो फिजिशियन के पास जा रहा है, लीवोडोपा, पेसिटेन, बीडी, टीडीएस, क्यूडीएस, पेसिटेन की डोज बढ़ती जाएगी, पेशेंट धीरे धीरे उसके लिए उसको अडेप्ट करता जाएगा, उसके लिए रेजिस्ट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक लेवल आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा उसको। इसलिए चिकित्सा आयुर्वेद की बेस्ट है पार्किंसन डिसीज़ में। अगर पेशेंट जागरूक होते हैं, वो जागरूक तब होंगे जब हम लोग इस तरह से डायग्नोसिस करना स्टार्ट करेंगे। पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ट्रेमर्स लेके आ रहा है, आप उसको डायग्नोस कर दो, ये सेरेब्रल अटैक्सिया है या पार्किंसन डिसीज़ है। अगर आपने कर दिया तो उसका फेथ बन गया, फिर उसको ट्रीट भी करो, फिर पेशेंट पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ट्रीट करना आयुर्वेद से पार्किंसन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और वंडरफुल रिज़ल्ट आते हैं। हमने कम से कम 30 से 35 पेशेंट पार्किंसन के बढ़िया ढंग से ट्रीट किए हैं, जिनका लाइफस्टाइल आज बहुत बढ़िया है। हाँ, पार्किंसन पूरा रिवर्ट नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया चल रहा है। रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है, वो डेली रूटीन अच्छे से कर रहे हैं। ट्रेमर माइल्ड बीच में आते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं और उनके लाइफस्टाइल को मॉड्यूलेट किया है थ्रू आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा से संप्राप्ति घटक, संप्राप्ति बनाना और संप्राप्ति का विघटन करना, इसके लिए मैं अब आगे स्टार्ट करता हूँ। ट्रेमर्स मीन्स कंप। अगर कंप है तो कंप का वर्णन भी होना चाहिए संहिताओं में। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, कहीं पर भी कोलैबोरेटेड रूप में कंप व ऐसा डिसीज़ नहीं दिया, बट बहुत जगह कंप ऐसा एक सिम्टम बताया है। बहुत जगह सिम्टम बताया है। कंप भी आया है, स्तंभ भी आया है, चेष्टा संग भी आया है। आप वातद उन्माद ले लीजिए, वातद ज्वर ले लीजिए, मदात्य ले लीजिए, काश्यप उठा लीजिए, काश्यप में शीत पूतना ग्रह, इसके अंदर भी कंप आया है। अर्दित ले लीजिए, अर्दित में आया है, वात व्याधियों के अंदर आया है। तो एज ए सिम्टम कंप बहुत जगह आया है। आचार्य माधवकर ने पहली बार वेपथु के रूप में कंपवात का वर्णन किया है। वेपथु के तौर पे कंपवात का वर्णन किया है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैं टर्मिनोलॉजी आज यूज़ कर रहा हूँ, इनको ढूंढना है, इनके सिम्टम को कोरिलेट करना है। आप कोरिलेट करोगे, आपको इतना मज़ा आएगा कि ये सारी चीज़ें तो आयुर्वेद ने बताई हैं। सारी चीज़ें आयुर्वेद ने बताई हैं। इसके बाद सुश्रुत निदान स्थान में पहले चैप्टर में 27वां श्लोक है, स्नायु प्राप्त वात। सारा कुछ ही क्लियर हो जाता है यहाँ से। स्नायु प्राप्त वात, वहाँ पे आपको आक्षेप मतलब कंप और स्तब्धता, ठीक है, तो वहाँ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। आचार्य भेल ने अस्थि मज्जागत वात बताया है, जहाँ पे कंप मिलता है। आचार्य वाग्भट ने स्नायुगत वात बताया है और सर्वांग वात का वर्णन किया है। सर्वांग वात के वर्णन में आपके तीनों चीज़ें आ जाती हैं। कंप भी आ जाता है, कंप एक मेन सिम्टम के तौर पे आता है। इसके बाद मैं एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ
वियान वायु कंसेप्ट। वियान वायु जो है उसका जो मुख्य गुण है वो चल गुण है। वियान वायु का जो मुख्य गुण है वो चल गुण है। स्थान हृदय मीन्स हार्ट, काम सर्कुलेशन किसका, ब्लड का। मॉडर्न से देखूं कहाँ है, एंटीरियर लेटरल हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। कहाँ सप्लाई कर रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है ये T1 T2 से लेके L1 L2 तक सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई कर रहा है। काम क्या है, वॉलेंट्री मसल्स का रेगुलेशन करना, ठीक है। स्वेट का एक्सक्रीशन करना, मतलब स्वेट की प्रोडक्शन करना, उसको एक्सक्रीट करना। ये सारा एक वियान वायु का कार्य है। ये कार्य कैसे हो रहा है, सोचा है? कार्य हो रहा है चल गुण की वजह से। और अगर वायु का चल गुण बढ़ता है तो कंप डेवलप होता है। हो गया कोरिलेशन। मीन्स वियान वायु की जब विकृति होती है तो इसमें 3 टर्म बता रखे हैं। मूर्धकंप, पहला मूर्धकंप मतलब फेशियल ट्रेमर्स। दूसरा वेपतु मीन्स कंप, ठीक है, मीन्स ट्रेमर्स। तीसरा अतिकंप। तो इतना क्लियर वर्णन है कि ट्रेमर्स तो हमारे आचार्यों ने पूरी संहिताओं में लिखे हैं, सिर्फ कमी क्या थी, हमने इसको कोरिलेट नहीं किया, ठीक है। तो ये वियान वायु का कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब हम चिकित्सा करेंगे, आवरणजन्य चिकित्सा करेंगे, तो ये कंसेप्ट बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आवरणजन्य कंडीशन पे। आवरणजन्य कंडीशन पे आते हैं। आवरणजन्य कंडीशन में 3 तरह के आवरण बनते हैं, कफ आवृत उदान, कफ आवृत व्ययान, उदान आवृत व्ययान, और चौथा भी मैं बोलता हूँ कि मज्जा आवृत वात या मज्जागत वात। तो ये सारे के सारे जितनी आवरणजन्य कंडीशन हैं, अगर आप स्लाइड देख रहे होंगे तो पहली स्लाइड से मीन्स आवरण के पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक हमारी तीनों चीज़ें कंप, चेष्टा संग और स्तंभ, ये तीनों कहीं ना कहीं हर आवरण कंडीशन में आ रहा है। मीन्स आवरणजन्य कंडीशन है पार्किंसन डिसीज क्लिनिकली। हमें चिकित्सा करते हुए आवरण के लिए सोचना है, राइट। अब मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और चिकित्सा सारी यहीं से डिपेंड है, ठीक है। यहाँ ये शिर प्रदेश है, मस्तुलुंग है। मस्तुलुंग किसका स्थान है, मज्जा का स्थान है, ठीक है। वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है तो मज्जा में वायु चली गई, मज्जागत वात हो गया। या तो वो मज्जा का क्षय करेगा, मज्जा की वृद्धि करेगा, या मज्जा आवृत वात के लक्षण आएंगे। हो गया क्लियर? ये 4 चीज़ें होंगी। अब मैं वायु का रूक्ष गुण, चल गुण और शीत गुण, जब ये बढ़ जाता है तो 5 वायु डिस्टर्ब हो जाती हैं, बट उसमें प्राण, उदान और व्यान, ये तीनों ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। उदान वायु क्या है? उदान वायु उरा प्रदेश में है। उरा प्रदेश में है उदान वायु की जो प्रयत्न से चेष्टा होती है, वो उदान वायु का कार्य है, ठीक है। तो जब प्रयत्न नहीं होगा तो चेष्टा संग होगा, और चेष्टा संग होगा तो क्या हो गया? ब्रैडिकाइनेसिया हो गया। आ गया ब्रैडिकाइनेसिया। तो उदान वायु आपका अगर मॉडर्न से देखूं
तो क्रेनियल नर्व 7, 9, 10, 11 और 12 हैम्पर्ड हो गई। स्पीच एंड मेमोरी क्लियर। तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ प्रूव करनी है, चेष्टा, संग, कंप, ठीक है, और स्तंभ। तो यहाँ से मैंने किस चीज़ को क्लियर प्रूव कर दिया, चेष्टा संग को प्रूव कर दिया, उदान वायु कहते हैं। अगली चीज़, कफवर्धक आहार विहार चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है। कफवर्धक आहार विहार से क्या होता है, गुरुगुण बढ़ता है, वहाँ से तिक्त और कषाय रस का सेवन ज़्यादा हो रहा है, वायु का चलगुण बढ़ रहा है, चलगुण बढ़ने से वो सिराओं से होते हुई मस्तुलुंग चली गई। मस्तुलुंग किससे बना हुआ है, स्नायु से बना हुआ है। स्नायु में जाके उसने संग कर लिया, तो क्या हो गया, स्नायु को वात की प्राप्ति होगी, तो स्नायु प्राप्त वात हो गया। सुश्रुत निदान स्थान 1/27। कंप और स्तंभ क्लियर, कंप और स्तंभ, ठीक है। वायु मस्तुलुंग में गई तो वहाँ पे उसने आघात भी किया, तो मज्जा पे आघात हुआ, तो आघात जन्य कंडीशन डेवलप हो गई, प्लस वायु वहाँ पे जाके संग हो गया, उसने जाके वहाँ पे डीजनरेशन किया। मतलब मस्तुलुंग मज्जा का क्षय होना, डीजनरेशन ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम। मैंने फर्स्ट लाइन यही बोली थी, यहाँ मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, कि सेंटर नर्वस सिस्टम का कैसे डीजनरेशन है, वो ऐसे डीजनरेशन है। तो प्लस साथ में वायु का शीत गुण बढ़ा हुआ है, कफ का गुरु गुण बढ़ा हुआ है, और ये सारी संप्राप्ति बन चुकी है। तो स्नायु पे वायु प्राप्त हो गई है, मज्जा को वायु प्राप्त हो गई है, तो वहाँ पे कंप और स्तंभ, ये लक्षण आपके डेवलप हो गए। तो तीनों मैंने यहाँ से क्लियर कर दिए। तो दोष वायु, पांचों वायु पर प्राण उदान व्यान ज़्यादा, आपका साधक पित्त, तर्पक कफ, रस व स्रोतस, मांस व स्रोतस, मज्जा व स्रोतस और शुक व स्रोतस, ये इन्वॉल्व हो गया। आपकी उपधातु स्नायु इन्वॉल्व होगी, ओज इन्वॉल्व हो गया, धातु रस धातु इन्वॉल्व होगी, मांस धातु इन्वॉल्व होगी, मज्जा धातु इन्वॉल्व होगी और शुक्र धातु इन्वॉल्व हो गई। मध्यम मार्ग की व्याधि है, जाठर अग्नि मंद हो गई, तो ये सारा का सारा आपके संप्राप्ति घटक डेवलप हो गए और आपका कंपवात बन गया, मीन्स पार्किंसन डिसीज। दीज ऑल आर द संप्राप्ति घटक। यहाँ से हमने इसकी संप्राप्ति को बना लिया। द नेक्स्ट थिंग इज कि संप्राप्ति का विघटन कैसे करना है। अब असली पार्ट आता है, जब आपकी योग्यता सिद्ध करने का टाइम है। डायग्नोसिस हो गया अभी पूरा, ये जो सारा पार्ट था ये हमारे लिए पार्ट था, हमारे वैद्य के लिए पार्ट था, क्योंकि हमने वहाँ पे देखना था कि ये मॉडर्न से कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेफिनेटली कोरिलेट हो गया। अब संप्राप्ति बन चुकी है, अब असली चीज़ है संप्राप्ति का विघटन करना। संप्राप्ति का विघटन करने में वात कफर चिकित्सा, आवरणजन्य चिकित्सा। अब जो मैं चिकित्सा एक्सप्लेन करूँगा वो चिकित्सा जो मैंने डिफरेंट संहिताओं से निकाल के प्रैक्टिकली पेशेंट में की है, मैं आज आपके सामने वो एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसको डिफरेंट फेजेस में ट्रीट करता हूँ। पेशेंट मेरे पास कभी भी आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसको आज पार्किंसन का पहला सिम्टम डेवलप हुआ, पहला ट्रेमर आया और वो लकीली मेरे पास आ गया, तब मैं उसको पाचन चिकित्सा दे रहा हूँ। चाहे पेशेंट मेरे पास पार्किंसन हुए 5 साल बाद आ रहा है, मैं उसकी शुरुआत दीपन पाचन चिकित्सा से करता हूँ।
और चिकित्सा का सिद्धांत में भी पहले हमें आवरण जन्य कंडीशन में कफ हर चिकित्सा करनी है। तो चूर्ण कल्पना सबसे इम्पोर्टेंट, द बेस्ट पाचन द्रव्य इज पिप्पली चूर्ण, 250 से 500 मिलीग्राम बीडी बिफोर मील्स आप दे सकते हो। सेकंड इज लवंग आदि चूर्ण। कुछ अटपटा लग रहा है आपको, लवंग आदि चूर्ण लगेगा अटपटा, बट दिस इज द बेस्ट दीपन पाचन द्रव्य इन नर्वाइन डिसऑर्डर्स, इनफैक्ट इन ब्रैकियल प्लक्सिस इंजरी, जहाँ पे आवरण जन्य कंडीशन है और आपको वो पाचन करवाना है, क्योंकि आकाश महाभूत प्रधानता वाला लवंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या नर्वाइन सिस्टम पे बहुत बेहतरीन काम करता है। हमने 2 पेशेंट ब्रैकियल प्लक्सिस इंजरी के ट्रीट किए हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट में वंडरफुल रिजल्ट आया है। हमने ट्रीटमेंट को चेंज करते हुए उसको लवंग आदि पे शिफ्ट किया और वंडरफुल रिजल्ट आए। लवंग आदि चूर्ण शहद के साथ बीडी डोज में एक अच्छा काम करता है। अगर आपकी फार्मेसी में या डिस्पेंसरी में इस पे कुछ नहीं मिल रहा और आपको पेशेंट हमारा दूर से आया है, अपने पास आया है, त्रिफला त्रिकटु कुछ नहीं मिला, शुंठी, तो मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नर्वाइन ब्रैकियल प्लक्सिस दीपन पाचन, तो फर्स्ट चीज इज लवंग आदि चूर्ण, सेकंड पिपली आदि चूर्ण, थर्ड त्रिफला त्रिकटु, फोर्थ इज शुंठी। ये है चूर्ण कल्पना। सेकंड, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ में थोड़ी ज़्यादा चिकित्सा हो जाए और रिजल्ट आने शुरू हो जाएं, तो कषाय आप यूज़ कर सकते हैं एज दीपन पाचन। आप रसोन आदि कषाय दे सकते हो, 25 से 30 ml बीडी बिफोर मील्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स प्रायर टू मील, बिफोर मील्स आप दे सकते हैं। रसोन आदि कषाय दे सकते हैं आप, उसको बद्रा दारवे आदि कषाय दे सकते हैं, देव दारवेरिश दे सकते हैं, सहचर आदि कषाय दे सकते हैं। देव दारवे अरिष्ट के अंदर या देव दारवे आदि कषाय के अंदर या बद्रा दारवे आदि के अंदर क्लियर लिखा है कि अरुचि, शूल, आक्षेप मीन्स ट्रेमर, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। द्रव्य हमें ऐसे यूज़ करने हैं जो हमारा दीपन पाचन वाला कार्य भी करवाए, प्लस साथ में हमारी उस डिसीज़ पे भी कार्य करे। तो ये 3 द्रव्य, ये 3 कषाय। इसके बाद अगर पेशेंट डायबिटिक है, आप कषाय यूज़ नहीं कर सकते, तो आप वटी कल्पना यूज़ कीजिए। वटी कल्पना के अंदर रसोनादि वटी दीजिए। यहाँ से हमारा दीपन पाचन का कार्य पूर्ण होता है। तो फर्स्ट चीज़ ये, मुझे डायरेक्टली ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना पार्किंसन में, मुझे अभी भी रूक्ष चिकित्सा करनी है, क्योंकि मुझे आवरण को दूर करना है। जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं कि रिजिडिटी कम नहीं हो रही है, तब तक मैं ऑयल यूज़ नहीं करूंगा। ठीक है, तो उद्वर्तनम, कोलकुलथ आदि या त्रिफला चूर्ण, इससे उद्वर्तन कराना है आपको 25 से लेकर 40 मिनट, 7 से लेकर 14 दिन। ठीक है, आपको उद्वर्तन करवाना है। उद्वर्तन कराने से डेफिनेटली रिजिडिटी कम होती है और कफ का आवरण हटता है। आप उद्वर्तन करने के बाद पेशेंट को अनुलोमन जरूर दें। आप गंधर्व हस्ते आदि कषाय, गंधर्व हरितकी या माइल्ड या थोड़ा एरंड तेल, ये ट्रीटमेंट होने के बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, जब आपका उद्वर्तन वाला पार्ट क्लियर हो गया और आपको ऐसा समझ आ रहा है कि रिजिडिटी थोड़ी कम हो रही है, अब मैं माइल्ड ऑयल एप्लीकेशन जो कफ और वात दोनों पे कार्य करे एक साथ, ऐसा ट्रीटमेंट मैं लेके आऊँगा। उसमें आएगा पत्र पोटली। पत्र पोटली कफ और वात जन्य विकारों में काम करती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में काम करती है।
मतलब जहाँ पे भी आवरण कंडीशन है और आपने पाचन करा दिया, उसके बाद पत्र पोटली एसोसिएटेड सिम्टम्स को दूर करने के लिए अच्छा काम करती। पत्र पोटली में वाथड़ द्रव्य लेने हैं, एरंड है, निर्गुंडी है, दतूर है, शिगरू है, इमली है, इन सब का पोटली बना के ऑयल में डिप करके, और ऑयल भी ऐसा यूज़ करना है जो उष्ण हो और तीक्ष्ण हो। विषगर्भ को यूज़ कर सकते हो अभी इस कंडीशन में, कोटम चुकादी तेल को यूज़ कर सकते, या फिर सहचर तेल को यूज़ कर सकते हो पोटली में। यहाँ से अगर पोटली कल्पना हमारी पूरी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट की रिजिडिटी कम हो रही है, तो हम नेक्स्ट फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं। यहाँ हम अष्टवर्ग कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टवर्ग कषाय बेहतरीन वात शामक कषाय है जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर विद नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट में बहुत अच्छा कार्य करता है। 25 से 30 ml अपान काल में आप अष्टवर्ग कषाय को दीजिए, बट अपान काल में देना है। इस कंडीशन में अब आपका क्रोंच का यूज़ शुरू होता है। कपिलकच्छू चूर्ण आप दे सकते हो, 5 ग्राम आप रात को दीजिए गाय के दूध के साथ। अब कोई भी पार्किंसन आता है, हम आते ही क्रोंच पाक दे देते हैं, काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। क्रोंच पाक का टाइम तब आता है, तब देना है क्रोंच पाक जब हमारी रिजिडिटी कम हो रही है, हमारा स्तंभ कम हो रहा है, उसके बाद क्रोंच पाक का फ़ायदा है। आप इस कंडीशन में अब ऐसा द्रव्य यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा सा रस का तर्पण भी करे और साथ साथ में वायु पे कार्य भी करे। तो स्वर्ण गुग्गुल, भृतवाद चिंतामणि रस, स्वर्ण भस्म, इन चीज़ों को आप इस समय पे यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे द्रव्य के साथ मर्दित करके जो रस का तर्पण करे, जैसे गिलोय सत्व। यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फेज शुरू होती है वो होता है ऑयल एप्लीकेशन। अब हम काम शुरू करते हैं ट्रेमर्स को दूर करने के लिए। काम शुरू करते हैं। हमें वहाँ पे पिसिचिल धारा करनी है। पिसिचिल धारा ऑसिलेटरी मूवमेंट में पूरे शरीर पर 4 उंगली ऊपर से तेल को गिराना। ये करने से सर्वांगवात में कंपवात में ये वेल इंडिकेटेड है, केरलीय थेरेपी में आता है और वेल इंडिकेटेड है। ये मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट चिकित्सा आती है, रिजल्ट ओरिएंटेड चिकित्सा आती है, जहाँ से हम पेशेंट को रिवर्ट कर देते हैं काफ़ी हद तक, वो आती है बस्ती चिकित्सा। अब बस्ती का जब प्लान करना है, आपको बड़ा ही सोच के प्लान करना है। पेशेंट में अगर अभी भी थोड़ा आवरण है, हल्का सा भी आवरण है, तो मुझे यापन बस्ती अभी यूज़ नहीं करनी, वो मैं नेक्स्ट फेज में दे सकता हूँ। अगर आप पिछली शमन चिकित्सा से अच्छा दीपन पाचन, उद्वर्तन, पत्रपोटली, पिसिचिल धारा करके आपने सफलता प्राप्त कर ली है और पेशेंट आपका रेडी है धातु तर्पण के लिए, रस तर्पण के लिए और मज्जा की डिजेशन को ठीक करने के लिए, तब आप यापन बस्ती की तरफ जाइए। यापन बस्ती में 2 तरह की यापन बस्ती बहुत बेहतरीन काम करती हैं, जो हमने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में पार्किंसन पेशेंट में ट्राई किए हैं और इनफैक्ट शास्त्रोक्त भी हैं। मुस्ता आदि यापन बस्ती, सहचर आदि यापन बस्ती। इसको कभी भी अकेले नहीं देना, एज ए निरू देना है। साथ में आपको वेत्सात करना है अनुवासन बस्ती का। अनुवासन बस्ती कफ और वात, जो कफ हर तेल है, ऐसा तेल यूज़ करना है ताकि आम ना बने, मीन्स सहचर आदि तेल। वात के धन्वंतर तेल, पित्त के लिए शीरबला, गुड़ूची आदि तेल, और कफ के लिए सहचर तेल। ये आपके समझने के लिए, ठीक है। तो सहचर आदि तेल से वेत्सात दीजिए। स्टार्टिंग में 8 बस्ती दीजिए। पहली अनुवासन बस्ती दीजिए, फिर अल्टरनेट कर दीजिए। थोड़ा शास्त्रोक्त नहीं जाना क्रम से, पहले अनुवासन,
फिर आपकी निरु मीन्स यापन, अनुवासन, अनुवासन यापन, अनुवासन यापन, और लास्ट इज अनुवासन। आप 8 बस्ती देखिए दीजिए। पेशेंट में दौर्बल्य तो नहीं आ रहा, दौर्बल्य तो नहीं आ रहा। वैसे अगर हम इसका श्लोक देखते हैं मुस्तादी यापन का, तो उसमें बताया है जीवन यापन को बढ़ाने के लिए, बल और वर्ण प्रदान करने के लिए शूलहर, ये सब कुछ बताया गया है। और यही हमारे मज्जाशय में है, तो हम वहाँ पे इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट तब भी प्रिकॉशनरी, क्योंकि जो पिछली सारी मेहनत करी है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए देखना है। अगर थोड़ा सा भी रिजिडिटी रह गया है, जो ज़्यादा है, तो आप यापन पे मत जाइए, सहचर की अनुवासन रसन रखिए और एरंड मूल आदि की नहीं रखिए, मीन्स माधु तेलिक बस्ती। आप उसको 8 या 16 व्यत्सात रूप में अनुवासन निरोग के तौर पे माधु तेलिक बस्ती और सहचर आदि अनुवासन दे दीजिए। द्वितीय परिहार की आल कीजिए, द नेक्स्ट स्टार्ट फिर यापन बस्ती। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी पार्किंसन में, क्योंकि यहाँ तक जो हमने किया उसको ख़राब नहीं करना, ठीक है। तो ये बस्ती चिकित्सा होने के बाद अब आपका कार्य ट्रेमर भी कम हो जाते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे मेमोरी भी अच्छा लगता है, शरीर में जान आने लगती है। अब आपको उसकी स्पीच पे कार्य करना है। स्पीच पे कार्य करने के लिए एक अनुभूत तरीका हम यूज़ करते हैं, शीर धूम वाष्प स्वेद। अर्दित में मीन्स बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, इन सब में जहाँ पे भी स्पीच डिस्टर्ब हुई है, वहाँ पे हम शीर धूम करते हैं। दूध, गोधूध, पानी, बलामूल, अश्वगंधा मूल, इसका क्वाथ बनाकर जो उसका धुआं होता है, उस धुएं को हमें चेहरे पे, और जब जो आखिरी में कषाय बच जाए उसका गंडूश, ये आपको कराना है। इसको आप निरंतर करा सकते हो, इस पर कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या जब तक उसकी स्पीच नहीं सुधरती आप उसको शीर धूम वाष्पेत दे सकते हो। नस्यम, बस्ती के बाद आप नस्य दे सकते हो। आप नस्य आपको प्लान करना है कि आपको उसको किस तरह से नस्य देना है, कि बीमारी फिर से ना हो, फिर से एग्रेवेट ना हो, उस तरह से नस्य देना है, या बुद्धिवर्धक नस्य देना है, वो आपको प्लान करना है। वो वैद्य की बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अणु तेल या षडबिंदु तेल का नस्य है, बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। ये एक एसेट है कि शमन औषधियों के साथ अगर हम शोधन और एक्सटर्नल थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, पेशेंट को वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये, मुझे डायरेक्टली ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना पार्किंसन में, मुझे अभी भी रूक्ष चिकित्सा करनी है, क्योंकि मुझे आवरण को दूर करना है। जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं कि रिजिडिटी कम नहीं हो रही है, तब तक मैं ऑयल यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो उद्वर्तनम, कोलकुलथादि या त्रिफला चूर्ण, इससे उद्वर्तन कराना है आपको 25 से लेकर 40 मिनट, 7 से लेकर 14 दिन, ठीक है। आपको उद्वर्तन करवाना है। उद्वर्तन कराने से डेफिनेटली रिजिडिटी कम होती है और कफ का आवरण हटता है। आप उद्वर्तन करने के बाद पेशेंट को अनुलोमन जरूर दें। आप गंधर्व हस्ते आदि कषाय, गंधर्व हरित की, या माइल्ड या थोड़ा एरंड तेल, ये ट्रीटमेंट होने के बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, जब आपका उद्वर्तन वाला पार्ट क्लियर हो गया और आपको ऐसा समझ आ रहा है कि रिजिडिटी थोड़ी कम हो रही है, अब मैं माइल्ड ऑयल एप्लीकेशन जो कफ और वात दोनों पे कार्य करे एक साथ, ऐसा ट्रीटमेंट मैं लेके आऊँगा। उसमें आएगा पत्र पोटली। पत्र पोटली कफ और वात जन्य विकारों में काम करती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में काम करती है। मतलब जहाँ पे भी आवरण कंडीशन है और आपने पाचन करा दिया, उसके बाद पत्र पोटली एसोसिएटेड सिम्टम्स को दूर करने के लिए अच्छा काम करती। पत्र पोटली में वाथर द्रव्य लेने हैं, एरंड है, निर्गुंडी है, दतूर है, शिगरू है, इमली है, इन सब का पोटली बना के ऑयल में डिप करके, और ऑयल भी ऐसा यूज़ करना है जो उष्ण हो और तीक्ष्ण हो।
विषगर्भ को यूज़ कर सकते हो अभी इस कंडीशन में, कोटम चुकादी तेल को यूज़ कर सकते, या फिर सहचर तेल को यूज़ कर सकते हो पोटली में। यहाँ से अगर पोटली कल्पना हमारी पूरी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट की रिजिडिटी कम हो रही है, तो हम नेक्स्ट फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं। यहाँ हम अष्टवर्ग कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टवर्ग कषाय बेहतरीन वात शामक कषाय है जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर विद नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट में बहुत अच्छा कार्य करता है। 25 से 30 ml अपान काल में आप अष्टवर्ग कषाय को दीजिए, बट अपान काल में देना है। इस कंडीशन में अब आपका क्रोंच का यूज़ शुरू होता है। कपिलकच्छू चूर्ण आप दे सकते हो, 5 ग्राम आप रात को दीजिए गाय के दूध के साथ। आप कोई भी पार्किंसन आता है, हम आते ही क्रोंच पाक दे देते हैं, काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। क्रोंच पाक का टाइम तब आता है, तब देना है क्रोंच पाक जब हमारी रिजिडिटी कम हो रही है, हमारा स्तंभ कम हो रहा है, उसके बाद क्रोंच पाक का फ़ायदा है। आप इस कंडीशन में अब ऐसा द्रव्य यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा सा रस का तर्पण भी करे और साथ साथ में वायु पे कार्य भी करे। तो स्वर्ण गुग्गुल, भृतवात चिंतामणि रस, स्वर्ण भस्म, इन चीज़ों को आप इस समय पे यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे द्रव्य के साथ मर्दित करके जो रस का तर्पण करे, जैसे गिलोय सत्व। यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फेज शुरू होती है वो होता है ऑयल एप्लीकेशन। अब हम काम शुरू करते हैं ट्रेमर्स को दूर करने के लिए। ट्रेमर्स को दूर करने के लिए काम शुरू करते हैं। हमें वहाँ पे पिसिचिल धारा करनी है। पिसिचिल धारा ऑसिलेटरी मूवमेंट में पूरे शरीर पर 4 उंगली ऊपर से तेल को गिराना। ये करने से सर्वांगवात में कंपवात में ये वेल इंडिकेटेड है, केरलीय थेरेपी में आता है और वेल इंडिकेटेड है। ये मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट चिकित्सा आती है, रिजल्ट ओरिएंटेड चिकित्सा आती है, जहाँ से हम पेशेंट को रिवर्ट कर देते हैं काफ़ी हद तक, वो आती है बस्ती चिकित्सा। अब बस्ती का जब प्लान करना है, आपको बड़ा ही सोच के प्लान करना है। पेशेंट में अगर अभी भी थोड़ा आवरण है, हल्का सा भी आवरण है तो मुझे यापन बस्ती अभी यूज़ नहीं करनी, वो मैं नेक्स्ट फेज में दे सकता हूँ। अगर आप पिछली शमन चिकित्सा से अच्छा दीपन पाचन, उद्वर्तन, पत्रपोटली, पिसिचिल धारा करके आपने सफलता प्राप्त कर ली है और पेशेंट आपका रेडी है धातु तर्पण के लिए, रस तर्पण के लिए और मज्जा की डिजेशन को ठीक करने के लिए, तब आप यापन बस्ती की तरफ जाइए। यापन बस्ती में 2 तरह की यापन बस्ती बहुत बेहतरीन काम करती हैं, जो हमने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में पार्किंसन पेशेंट में ट्राई किए हैं और इनफैक्ट शास्त्रोक्त भी हैं। मुस्ता आदि यापन बस्ती, सहचर आदि यापन बस्ती। इसको कभी भी अकेले नहीं देना, एज ए निरू देना है। साथ में आपको वेत्सात करना है अनुवासन बस्ती का। अनुवासन बस्ती कफ और वात, जो कफ हर तेल है ऐसा तेल यूज़ करना है ताकि आम ना बने, मीन्स सहचर आदि तेल। वात के धन्वंतर तेल, पित्त के लिए शीरबला गुड़ूची आदि तेल और कफ के लिए सहचर तेल। ये आपके समझने के लिए, ठीक है। तो सहचर आदि तेल से वेत्सात दीजिए। स्टार्टिंग में 8 बस्ती दीजिए। पहली अनुवासन बस्ती दीजिए, फिर अल्टरनेट कर दीजिए। थोड़ा शास्त्रोक्त नहीं जाना क्रम से, पहले अनुवासन, फिर आपकी निरू मीन्स यापन, अनुवासन यापन और लास्ट इज अनुवासन। आप 8 बस्ती दीजिए। पेशेंट में दौर्बल्य तो नहीं आ रहा। वैसे अगर हम इसका श्लोक देखते हैं मुस्ता आदि यापन का, तो उसमें बताया है जीवन यापन को बढ़ाने के लिए, बल और वर्ण प्रदान करने के लिए शूलहर
ये सब कुछ बताया गया है, और यही हमारे मज्जाशय में है। तो हम वहाँ पे इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट तब भी प्रिकॉशनरी, क्योंकि जब पिछली सारी मेहनत करी है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए देखना है। अगर थोड़ा सा भी रिजिडिटी रह गया है जो ज़्यादा है, तो आप यापन पे मत जाइए, सहचर की अनुवासन रसन रखिए, और एरंड मूल आदि की नहीं रखिए, मीन्स माधु तेलिक बस्ती। आप उसको 8 या 16 व्यत्सात रूप में अनुवासन निरोग के तौर पे माधु तेलिक बस्ती और सहचर आदि का अनुवासन दे दीजिए, द्वितीय परिहार की आल कीजिए, द नेक्स्ट स्टार्ट फिर यापन बस्ती। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी पार्किंसन में, क्योंकि यहाँ तक जो हमने किया है उसको ख़राब नहीं करना, ठीक है। तो ये बस्ती चिकित्सा होने के बाद अब आपका कार्य, ट्रेमर भी कम हो जाते हैं, पेशेंट को धीरे धीरे मेमोरी भी अच्छा लगता है, शरीर में जान आने लगती है। अब आपको उसकी स्पीच पे कार्य करना है। स्पीच पे कार्य करने के लिए एक अनुभूत तरीका हम यूज़ करते हैं, शीर धूम वाष्प स्वेद। अर्दित में मीन्स बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, इन सब में जहाँ पे भी स्पीच डिस्टर्ब हुई है, वहाँ पे हम शीर धूम करते हैं। दूध, गोधूध, पानी, बलामूल, अश्वगंधा मूल, इसका क्वाथ बनाकर जो उसका धुआं होता है, उस धुएं को हमें चेहरे पे, और जब जो आखिरी में कषाय बच जाए उसका गंडूश, ये आपको कराना है। इसको आप निरंतर करा सकते हो, इसमें कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या जब तक उसकी स्पीच नहीं सुधरती, आप उसको शीर धूम वाष्पेत दे सकते हो। नस्यम, बस्ती के बाद आप नस्य दे सकते हो। आप नस्य, आपको प्लान करना है कि आपको उसको किस तरह से नस्य देना है कि बीमारी फिर से ना हो, फिर से एग्रेवेट ना हो, उस तरह से नस्य देना है या बुद्धिवर्धक नस्य देना है, वो आपको प्लान करना है। वो वैद्य की बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अणु तेल या षडबिंदु तेल का नस्य। यहाँ तक करने के बाद आपका पेशेंट 50 से लेके 60% तक पार्किंसन में रिलीफ फील करता है। अब असली काम लास्ट में आता है, रसायनम। आपको रसायन चिकित्सा देनी है ताकि बीमारी फिर से रिवर्ट ना हो। तो पिप्पले आदि रसायन इज़ द बेस्ट। तो पिप्पले आदि रसायन आप दे सकते हैं लास्ट में एज ए रसायन। ये पार्किंसन का चिकित्सा का क्रम पूरा होता है। इसको रिपीटेडली करना है। यहाँ इतना करने से पार्किंसन पूरा ट्रीट नहीं हो गया, वो सिम्टम रिवर्ट भी होंगे, बट टाइम टू टाइम आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है। अब खाली ब्रेडिकाइनेजिया ठीक हो गया है, रीडी ठीक हो गई, ट्रेमर रह गए हैं, तो चलने दो ना पिसिचिल, ठीक है। अब पेशेंट को पिसिचिल ज़्यादा आपने कराया, पेशेंट ने कुछ कफ वर्धक आहार विहार किया, उस अच्छा फील कर रहा है, फिर से उसको रिजिडिटी आनी शुरू हो गई, तो गो फॉर उद्वर्तन। ये हमारी बुद्धिमत्ता है कि हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो इस तरह से मैंने इस लेक्चर में ट्राई किया है कि दोनों एस्पेक्ट्स को, मॉडर्न और आयुर्वेदा एस्पेक्ट को आपस में कोरिलेट करूं और आपको ये समझाऊं या बताऊं कि दोनों को साथ लेकर हम चलेंगे। चिकित्सा प्योर आयुर्वेद से एक भी पेशेंट में हमने डोपामिन नहीं दिया। इनफैक्ट उसकी डोपामिन की डोजेज हमने पूरी घटा दी, और लास्ट में आते आते डोपामिन पूरा बंद है। एक नहीं है, 20 से 30 पेशेंट। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरे व्यूज़ थे, शास्त्रोक्त कुछ इसमें टर्म्स थी, कुछ मैंने दोनों को जो कंपेयर करके जो टर्म्स निकाली थी वो आज मैंने आपसे शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you, Piyush, for giving me this opportunity. Good evening, dignitaries on the screen and off the screen. It is great honor and privilege to present vote of thanks on behalf of BAB Punjab. Before I start expressing my gratitude,
let me throw some light on BAP program. We are organizing teacher training program for teachers. We are organizing conferences, seminar, CMEs for medical officers and practicing physicians. We have PDP program, which is student specific. And as you know, the upsurge of technology has revolutionized our lives. The ever increasing concern for maximizing the output and minimizing the wastage of time has been the matter of concern for all of us. But online lectures and webinars have solved our problem. It is very good medium for gaining and sharing knowledge. Now we can see all these programs at our home. So at the advent, I extend my sincere thanks to Shri Ramtirth Sharma ji, National Convener, Student Cell of BAP, for attending this session and blessing us. My heartfelt thanks to Dr. Ashwini Bhargava, National General Secretary, for being with us. We feel immeasurable gratification thanking our today's speaker, Dr. Raja Singla ji, Associate Professor, Department of Panchakarma, Shri Krishna Ayurvedic College and University Kurukshetra, for very informative and thoughtful lecture. Behind every successful program lies the manifold attempts of our committed state team, Dr. Deepak Goyal, our state president, Dr. Madhurima ji, our state senior vice president, Dr. S.D. Pandey ji, state president, Dr. Kulkarni, secretary, Dr. K.K. Bhargav, Dr. Amit Kapla ji, Dr. Nishu Rena ji, Dr. Rajan Kaushal, Dr. Mridu Sharma, Dr. Bibhu, and others. We are thankful to principals and faculty members of all the Ayurvedic colleges for their support. We extend a sincere thanks to Mr. Piyush Thukral, Programming Head of Student Cell of BAP Punjab, and his team for their dedication and commitment in organizing this program. We are impressed with your compassion, passion, and commitment. Thank you once again for putting efforts from planning to success of this program. At last, I extend my heartiest gratitude to all those who have joined us and viewed this program. Thank you very much.